कश्मीर के अलावा आपको तमाम अहम खबरें भी बताते हैं। दिल्ली में अगले माह होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। वहीं 9 सीटों पर नए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। इसके अलावा पार्टी ने 8 खवातीन को भी टिकट दिया है। दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से इलेक्शन लड़ेंगे। वहीं पटपड़गंज से डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, तिमारपुर से दिलीप पांडे और कालकाजी से आतिशी को टिकट मिला है। आपको बता दें कि दिल्ली में 8 फरवरी को असेंबली इंतखाबात के लिए वोट डाले जाएंगे और नताइज का ऐलान 11 फरवरी को किया जाएगा। दिल्ली के चुनाव के लिए अभी आम आदमी पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक हुई और उस बैठक में दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों पर संभावित उम्मीदवारों के बारे में चर्चा हुई और सभी 70 की 70 सीटों के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट अप्रूव कर दी है पॉलिटिकल अफेयर कमेटी ने। महाराष्ट्र के नौमुंतखब वजीर बराए अक़लियती उमूर नवाब मलिक का बयान सामने आया कि महाराष्ट्र अक़लियती तबके को 5% रिजर्वेशन देने के मामले पर जल्द अज जल्द पेशकदमी करेंगे। नवाब मलिक ने गुज़िश्ता हफ्ते ही वजारत का ओहदा संभाल लिया। अक़लियती तबके को लेकर सरकार किस तरह का मंसूबा बनाने जा रही है और अक़लियती तबके को क्या क्या फायदे हो सकते हैं, इस मौज़े पर हमारे नुमाइंदे साजिद खान ने नवाब मलिक से तफसीली बातचीत की। मेरे साथ मौजूद हैं महाराष्ट्र के अक़लियती अमूर के वज़ीर जनाब नवाब मलिक साहब। अभी भी इन्होंने ओहदा संभाला है। बहुत सारी बातें तो उनसे नहीं हो सकती, लेकिन इनके मंसूबे क्या क्या है ये जानने के लिए आज हम इनसे बात करते हैं। नवाब मलिक साहब, आपका इस्तकबाल है। क्या है मंसूबा, क्योंकि अक़लियती जो मामलात के जितने भी स्कीमें या मंसूबे होते हैं वो बहुत कुछ अमली जमा नहीं पहुँच पाते। अब इसको आप किस तरह पहुँचाने वाले हैं, ज़रा बताने की कोशिश कीजिए। नहीं, भी 8-10 दिन हुआ है मुझे जिम्मेदारी लेके। डिपार्टमेंट में क्या पुरानी स्कीमें हैं, उस पर कितना अमल हुआ, कितना क्या आगे करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आने वाले दिनों में काफ़ी चीज़ें हम करेंगे। जब तक वो तमाम स्कीम हम बना नहीं लेते, हमें नहीं लगता है कि पहले से उसका ऐलान किया जाए। लेकिन मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन दिया गया था हमारी जब सरकार थी। पिछली सरकार ने वो बिल नहीं बनाया। कोर्ट ने तालीम के मामले में मंजूरी देने के बावजूद वो रोका रहा। तो रिजर्वेशन का मामला है, वो देना है। हमारे यहाँ वक्फ बोर्ड का मामला कहीं ना कहीं ठीक ढंग से नहीं चल रहा है। मान लिया ऐसी कॉरपोरेशन है, वो भी ढंग से नहीं चल रहा है। बहुत सारी चीज़ें, कुछ नई स्कीमें बनानी है, कुछ और भी चीज़ें होगी जो आने वाले दिनों में जिस पे फैसले होंगे हम लोगों में उसका ऐलान करने का काम करेंगे। बहुत से लोगों का इल्ज़ाम है कि जो फंड्स एलोकेट होते हैं माइनॉरिटीज़ डिपार्टमेंट्स के लिए, उसको पूरा यूटिलाइज़ नहीं हो पा रहा है। तब तक भाई आपकी भी गवर्नमेंट रही है पिछले 5 साल, तो ऐसा कुछ रहा है? क्यों उसको यूटिलाइजेशन जो है कमी हो पा रही है? नहीं, यूटिलाइज होता है, फंड कम है, फंड बढ़ाया जाए। लेकिन हमने इस सरकार में फंड बढ़े, हम कोशिश करेंगे, हमें लगता है फंड बढ़ेगा। मौलाना आज़ाद जो फिनांस कॉर्पोरेशन आपका है, बहुत सारी चीज़ों के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, लेकिन पिछले 10-15 साल से देखा जा रहा है कि बहुत सी कंप्लेंट्स आ रही हैं कि जो ज़रूरतमंद हैं उनको उसका हक मतलब जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। बाकी ऐलान हो रहे हैं लेकिन लोगों तक पहुंच नहीं पा रहा है। तो इस बार किस तरह का मंसूबा आप अपनाने जा रहे हैं ताकि आम लोगों को आम मुसलमान को इसका फ़ायदा हो पाए? नहीं, देखिए, पहले जो कर्ज दिया गया उसमें से लोगों ने कर्ज अपने पैसे भरे नहीं। जो भी एजुकेशन लोन होगा वो 100% देने का प्रोविज़न है। आने वाले दिनों में पढ़ाई के लिए जो भी कर्ज होगा हम पूरी तरह से देंगे। साथ ही साथ कुछ ऐसी स्कीम में कर्ज देने का काम करेंगे जिसमें पूरा पैसा कॉरपोरेशन ना दे, जो सीड मनी है वो कॉरपोरेशन दे दे, बाकी बैंक दे दे। इस तरह की कुछ स्कीम बना के कॉरपोरेशन के ज़रिए से आगे हम काम बढ़ाएंगे। चलिए, खैर बहुत जल्दी होगा कि नवाब मलिक साहब से सारे सवालों का जवाब हासिल किया जाए, क्योंकि अभी भी ओहदा संभाला है। लेकिन हम फिर मिलेंगे कुछ अर्से के बाद ताकि मालूम हो सके कि अक़लियती जो अमूर का वजारत है वो कितना काम कर पा रही है लोगों के लिए और कितना फ़ायदा लोगों को पहुँच पाया। मैं साजिद खान, जी मीडिया के लिए, मुंबई। और इस वक्त की अहम खबर का रुख करेंगे बुलेटिन में। निर्भया के गुनहगार मुकेश ने तिहाड़ जेल इंतजामिया को रहम की अर्जी दे दी है। तिहाड़ इंतजामिया अर्जी को दिल्ली सरकार को भेजेगा, वहां से अर्जी वजारत दाखिला के जरिए सदर जमहूरिया के पास भेजी जाएगी। मुकेश ने ट्रायल कोर्ट से अपने खिलाफ जारी डेथ वारंट को दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। इस मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट में आज समाअत भी होगी। मुकेश ने अपनी अर्जी तिहाड़ जेल इंतजामिया को सौंप दी है। हमारे नुमाइंदे सुमित कुमार हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर इस अहम खबर पर अपडेट देने के लिए।
सुमित, मुकेश निर्भया के गुनहगार ने अपनी अर्जी तिहाड़ जेल के इंतजामिया को सौंप दी है। डेथ वारंट को चैलेंज करना चाहता है मुकेश। दिल्ली हाईकोर्ट में आज समाअत भी है इसी सिलसिले में। मुकेश जी बिल्कुल, देखिए कल सुप्रीम कोर्ट से मुकेश की क्यूरेटिव पिटीशन खारिज होने के बाद कल ही देर शाम मुकेश की ओर से दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका लगाई गई है और याचिका में साफ तौर पर कहा गया है कि जो डेथ वारंट जारी किया गया है पटियाला हाउस कोर्ट, जो पटियाला हाउस कोर्ट ने जो डेथ वारंट जारी किया है उस पर तत्काल रोक लगाई जाए, क्योंकि उसकी जो मर्सी पिटीशन है वो राष्ट्रपति के पास दे दी गई है। लिहाजा राष्ट्रपति जब तक मर्सी पिटीशन पर फैसला नहीं लेते हैं तब तक डेथ वारंट पर जो है वो रोक लगाई जाए। साथ ही मुकेश का दिल्ली हाईकोर्ट में ये भी कहना है कि मर्सी पिटीशन अगर खारिज भी हो जाती है तो उसे चुनौती देने के लिए उसके पास दिल्ली हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट जो है वो ऑप्शन बचा हुआ है। तो कहीं ना कहीं मुकेश का साफ तौर पर कहना है इस पूरे केस में कि डेथ वारंट जो 22 जनवरी को सुबह 7 बजे के लिए पटियाला हाउस कोर्ट की ओर से जारी किया गया है उस पर तत्काल रोक लगाई जाए। तो आज इसी मुकेश की याचिका पर जो है दिल्ली हाई कोर्ट के जो जज हैं जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली 2 जजों की जो बेंच है वो आज सुनवाई करेगी। तो माना जा रहा है कि 11 बजे के बाद जो है वो मुकेश की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट सुनवाई करेगा और देखना बेहद अहम होगा कि जो तमाम दलीलें मुकेश की ओर से रखी गई है दिल्ली हाई कोर्ट में, क्या उससे दिल्ली हाई कोर्ट सहमत होते हुए डेथ वारंट पे रोक लगाता है या नहीं, यह देखना बेहद अहम होगा। लेकिन जो तमाम दलीलें दी गई हैं वो जरूर अटपटा लगता है, क्योंकि जब क्यूरेटिव पिटीशन जब खारिज हुई है कल सुप्रीम कोर्ट से, उसके बाद तुरंत ही दया याचिका जो है यानी मर्सी पिटीशन जो है वो मुकेश की ओर से राष्ट्रपति के पास दाखिल की गई है और मुकेश का ये कहना है कि राष्ट्रपति जब तक इस पर फैसला नहीं लेते हैं तब तक डेथ वारंट पे रोक लगाई जाए। और ये भी कहा गया है अर्जी में मुकेश की ओर से कि डेथ वारंट अगर मर्सी पिटीशन अगर खारिज भी हो जाती है राष्ट्रपति के पास से तब भी उसके पास 2 विकल्प जो है वो बचे हुए हैं। राष्ट्रपति के फैसले को वो दिल्ली हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकता है। लिहाजा उसके पास समय जो है वो पर्याप्त है मामले को चैलेंज करने के लिए। लिहाजा डेथ वारंट पे जो है वो रोक लगाई जानी चाहिए। तो आज दिल्ली हाई कोर्ट इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगा और ये तय करेगा कि क्या 22 जनवरी को जो डेथ वारंट जारी किया गया है उस पर रोक लगेगी या नहीं। इस पर दिल्ली हाई कोर्ट आज साफ कर सकता है। सुमित, अगर दिल्ली हाई कोर्ट ने डेथ वारंट पर रोक नहीं लगाई, आज नहीं मालूम कि क्या होगा कोर्ट में, लेकिन अगर नहीं लगाई तब क्या सूरत बचती है इस गुनहगार के पास आगे जाने के लिए? देखिए, कानूनी विकल्प जो है वो तमाम दोषियों की ओर से इस वक्त अपनाई जा रही है और जिस तरह से मुकेश की जो याचिका है दिल्ली हाई कोर्ट में, उससे उम्मीद जो है वो नहीं लगती है कि हाई कोर्ट किसी भी तरह की राहत जो है वो मुकेश को देगा, क्योंकि आपको याद होगा कि कल जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है क्यूरेटिव पिटीशन को लेकर, उसमें अपने ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर लिखा है कि हम किसी भी तरह का जो है डेथ वारंट यानी कि फांसी की सजा पर रोक लगाने नहीं जा रहे हैं। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले को काफी गंभीर मान रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने कल एक लाइन में अपने ऑर्डर में ये भी लिखा है कि हम डेथ वारंट पर किसी भी तरह के रोक नहीं लगाने जा रहे हैं। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट जब इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर और काफी सीरियस मामला मान रहा है तो उम्मीद कमी है कि दिल्ली हाई कोर्ट जो है वो किसी भी तरह का जो है वो राहत मुकेश को आज देगा। जी, इस बात की उम्मीद कमी है कि कोई राहत मुकेश को मिलेगी। 22 जनवरी के लिए डेथ वारंट रिलीज हो चुका है। बहुत शुक्रिया आपका सुमित, आप जुड़े हमारे साथ इस खबर पर, बहुत बहुत शुक्रिया। इस बीच खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि 1984 के सिख मुखालिफ फसादात की तहकीकात कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल जनवरी में दिल्ली हाई कोर्ट के साबिक जज एस.एन. ढींगरा की क़यादत में एसआईटी तश्कील करके 186 मामलात की जांच सौंपी थी। ये वो मामलात थे जिन्हें पिछली जांच टीमों ने सबूतों की कमी बताकर बंद कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट अब इस रिपोर्ट पर गौर व खौज कर आगे समाअत पर फैसला लेगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट आज तमिलनाडु में जल्लीकट्टू रस्म को मुख्तलिफ पाबंदियों के साथ जारी रखने के मद्रास हाई कोर्ट के हुक्म पर समाअत करेगा। हाई कोर्ट ने जल्लीकट्टू प्रोग्राम में सेफ्टी पर नजर रखने के लिए कई जिलों में निगरानी कमेटी बनाने का हुक्म दिया था, जिसके बाद इस रस्म के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई है।
और प्रमोशन में रिजर्वेशन के मामले में सुप्रीम कोर्ट आज समाअत करेगा। नैनीताल हाईकोर्ट ने 1 अप्रैल 2019 को प्रमोशन में रिजर्वेशन पर रोक लगाने वाले हुक्म को रद्द कर दिया था। सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में SLP दाखिल की है। उसका कहना है कि प्रमोशन में रिजर्वेशन के बारे में फैसला करने का हक रियासती हुकूमत का है। वह नेशनल हेराल्ड केस में दिल्ली हाईकोर्ट समाअत करेगा। मरकजी हुकूमत ने नेशनल हेराल्ड की मिल्कियत रखने वाले एसोसिएट जनरल लिमिटेड यानी AJL को हुक्म दिया था कि वो ITO पर बनी बिल्डिंग को खाली कर दे। इस हुक्म के खिलाफ AJL ने दिल्ली हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में अपील की। हाईकोर्ट ने उसे बिल्डिंग खाली करने के लिए 2 हफ्ते का वक्त दे दिया था। रुख करेंगे कुछ और अहम खबरों का। जम्मू कश्मीर के कुलगाम से गिरफ्तार किए गए DSP देविंदर सिंह के दहशतगर्दों के साथ कनेक्शन की खबर ने हंगामा मचा दिया है। जम्मू कश्मीर जैसी हसास जगह पर तैनात पुलिस का इतना बड़ा अफसर दहशतगर्दों के साथ मिलकर बड़े हमले का मंसूबा बना रहा था। जांच में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। जराये के मुताबिक DSP दहशतगर्दों को पनाह भी देता था, उनके लिए रहने का इंतजाम भी करता था। 3 महीने पहले DSP ने हिजबुल के टॉप दहशतगर्द नावेद बाबू को जम्मू पहुंचाया और उसके रहने का भी इंतजाम किया। खूंखार दहशतगर्दों के साथ पकड़ा गया DSP देविंदर सिंह का काला सच सामने आ रहा है। दहशतगर्दों के मददगार DSP ने न सिर्फ दहशतगर्दों को जम्मू पहुंचाया बल्कि उनके लिए ठिकानों का भी बंदोबस्त किया। जराये के मुताबिक 3 महीने पहले कश्मीर में हिफाजती दस्तों का दबाव बढ़ने पर DSP ने हिजबुल के टॉप दहशतगर्द नावेद बाबू को जम्मू पहुंचाया और उसके रहने का भी इंतजाम किया। देविंदर सिंह अपनी वर्दी का रौब दिखाकर दहशतगर्दों की मदद करता था। इन दहशतगर्दों को देविंदर पिछले 1 साल से जानता था। देविंदर सिंह के कश्मीर में 2 घर हैं, एक श्रीनगर में और एक त्राल में। ऐसे में देविंदर सिंह का घर भी सिक्योरिटी एजेंसीज को खटकने लगा है। हिफाजती दस्तों के घेरे में आए DSP का ठिकाना श्रीनगर के हाई प्रोफाइल इलाके में तैयार हो रहा था, जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। इस वक्त हम उस डिप्टी SP देविंदर सिंह के मकान के सामने खड़े हैं, जिसे हाल ही में पुलिस ने मिलिटेंट्स के साथ पकड़ लिया है। ये मकान जो यहाँ पर बनाया जा रहा है वो श्रीनगर के पॉश इलाके इंदिरा नगर में बनाया जा रहा है। आप अगर इस मकान को देखें तो ये मकान 3 मंजिला है और करोड़ों रुपयों की लागत से ये मकान जो है यहाँ पर तामीर हो रहा था। इससे साफ जाहिर है कि डिप्टी SP रैंक पर तैनात जो ये देविंदर सिंह थे, उनके पास कितना पैसा था और कहां से उन्होंने पैसा हासिल किया था। देविंदर सिंह ने अपना घर बनाने के नाम पर 3 मंजिला इमारत बनाई थी। इस मकान की खिड़कियों से फौज के 15 कोर का हेडक्वार्टर साफ नजर आता है। जो 2 मिलिटेंट्स नवीद बाबू और उसका साथी है, उसको वहां से लाकर उसने सीधा इस घर में लाया और रात वो इस घर में रुके और सुबह यहीं से वो जो है जम्मू के लिए रवाना हुए थे। और ये भी खबर मिल रही है कि दोनों जो मिलिटेंट्स थे उनको सरदार के बेस में उसने रखा, पगड़ी टर्बन्स लगाए हुए, दाढ़ी बढ़ाए हुए, और ये कहकर कि वो मेरे PSOs हैं, उनको अपने साथ गाड़ी में लिया और जम्मू की तरफ रवाना हुआ। DSP देविंदर सिंह के ठिकानों से 5 हैंड ग्रेनेड और 3 AK-47 राइफल बरामद हुई हैं। DSP की मौजूदा पोस्टिंग श्रीनगर एयरपोर्ट पर एंटी हाईजैकिंग स्क्वाड में थी। अलग अलग समय पर, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग फोर्सेस में ऐसे निर्लज, ऐसे जिसको कहना चाहिए लालची, जो धन के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ऐसे लोग मिलते हैं और मैं देविंदर सिंह को उस कैटेगरी में डाल। देविंदर सिंह के मामले की जांच NIA कर रही है। दिल्ली से NIA की टीम कश्मीर पहुंच गई है। टीम में 6 रुकन हैं और उसे दिल्ली लाने की तैयारी है। खालिद हुसैन, जी मीडिया, श्रीनगर। और अब जरा DSP देविंदर सिंह की कुंडली आपको समझा देते हैं। 1992 में जम्मू कश्मीर पुलिस में ये भर्ती हुआ। श्रीनगर के शहीदगंज में सब इंस्पेक्टर के तौर पर तैनाती हुई। प्रोबेशन के दौरान देविंदर पर बदउनवानी का भी इल्जाम लगा। इंतजामिया ने देविंदर को रिटायर करने की सिफारिश भी की। देविंदर सिंह ने 1994 में स्पेशल टास्क फोर्स ज्वाइन किया।
2001 में एसओजी में डिप्टी एसपी के ओहदे पर तैनात हुआ। 100 से ज्यादा एंटी टेरर ऑपरेशंस में शामिल है। 2004 में अफजल गुरु ने देविंदर सिंह का नाम लिया था। मोहम्मद को दिल्ली में फ्लैट दिलाने के लिए देविंदर ने ही कहा था। बढ़ेंगे बुलेटिन में आगे। जेएनयू तशद्दुद मामले की जांच कर ही दिल्ली पुलिस के मुताबिक 3 मुश्तबा कोमल शर्मा, रोहित शाह और अक्षत अवस्थी अभी भी फरार चल रहे हैं। एसआईटी ने जेएनयू में तलबा और टीचर्स पर हमले के एक वीडियो में छड़ी ले जा रही नकाबपोश लड़की की पहचान पहले ही कर ली है, लेकिन वो अभी फरार है। दूसरी तरफ जेएनयू की तालीमी और इंतजामिया इकाइयों ने आमतौर पर काम शुरू कर दिया है। तो जांच में जिन मुश्तबा तलबा के बारे में मालूम हुआ है, हालांकि ज्यादा खुलासा उन पर नहीं हुआ, लेकिन इस सब के बाद जेएनयू में मुख्तलिफ यूनिट्स ने काम करना शुरू कर दिया है। अलीगढ़ में सीए की हिमायत में हुई रैली के दौरान उत्तर प्रदेश के रियासती वजीर रघुराज सिंह के मुतनाज़ा बयान को लेकर उनके खिलाफ सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। रियासती वजीर ने एक रैली के दौरान पीएम मोदी और सीएम योगी के खिलाफ नारेबाजी करने वालों के लिए कहा था कि जिंदा दफना दूंगा। इसी बयान को लेकर एमआईएम के कारकुनान ने उनके खिलाफ शिकायत कर कार्रवाई का मुतालबा किया है। देखिए, हमने जो तहरीर दी है, कल अलीगढ़ में एक नागरिकता संशोधन बिल को लेकर एक प्रोग्राम रखा हुआ था भाजपा ने, जिसमें उनके जो राज्य मंत्री हैं रघुराज सिंह जी, उन्होंने एक उस प्रोग्राम के दौरान कहा कि एमयू छात्रों को जिंदा दफन कर देंगे अगर ये नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद का नारा लगाएंगे, सीएम योगी मुर्दाबाद का नारा लगाएंगे तो उन्हें जिंदा दफन कर देंगे। इससे कहीं ना कहीं हमारे जो भावनाएं आहत हुई हैं कि इस तरीके से एक अच्छी जिम्मेदार भरे पद पर बैठने वाला व्यक्ति इस तरीके से कैसे लोगों को मतलब जान से मारने की धमकी दे सकता है, कैसे उन्हें जिंदा दफन करने की धमकी दे सकता है। हमने यहाँ थाना सिविल लाइन में तहरीर दी है, क्योंकि अगर आज तहरीर हम नहीं देते तो हम बता दें, आपको एक चीज़ याद दिलाना चाहेंगे कि भाजपा के पहले भी कई नेता ISIS से जिनके संबंध पाए गए हैं और पकड़े गए हैं, वो लोग हो सकता है इनके भी संबंध किसी ऐसे आतंकी संगठन से हों, और इसीलिए तभी तो ऐसा बयान दिया है, वरना कोई मामूली आदमी ऐसा बयान कभी नहीं दे सकता। यूपी में आज पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह और सुजीत पांडे ओहदा संभालेंगे। आलोक सिंह को गौतम बुद्ध नगर का पुलिस कमिश्नर बनाया गया है, वहीं सुजीत पांडे को लखनऊ का पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। इससे पहले कयास लगाए जा रहे थे कि दोनों पुलिस कमिश्नर 14 तारीख को ओहदा संभाल सकते हैं। तो दो पुलिस कमिश्नर अपना ओहदा संभालने वाले हैं। पहले कयास थे कि 14 तारीख को अपना ओहदा संभालेंगे। आपको बता दें कि पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह और सुजीत पांडे दोनों ही अपना ओहदा संभालेंगे। आलोक सिंह को गौतम बुद्ध नगर का पुलिस कमिश्नर बनाया गया है, वहीं सुजीत पांडे को लखनऊ का पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। अहम अपडेट इस वक्त का आपको बता दें कि कमिश्नरी सिस्टम यूपी के कई हिस्सों में शुरू किया गया है, लिहाजा आज 2 अहम शख्सियात ने अपना ओहदा संभाल लिया है। आपको बता दें कि आलोक सिंह ने गौतम बुद्ध नगर के कमिश्नर के तौर पर अपना ओहदा संभाला है, वहीं सुजीत पांडे ने लखनऊ के पुलिस कमिश्नर के तौर पर अपना ओहदा संभाला है। अहम अपडेट इस वक्त का उत्तर प्रदेश के हवाले से आपको दे रहे हैं। वहीं लखनऊ के पहले पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे ने नई जिम्मेदारी बखूबी निभाने का दावा किया है। इससे पहले अपनी टीम के साथ मीटिंग के दौरान पुलिस कमिश्नर ने सभी अफसरान को तालमेल के साथ काम करने का मशवरा दिया। कमिश्नर सुजीत पांडे ने यह भी कहा कि अब तक जो भी सिस्टम डेवलप किया गया है उसे और मजबूत करने के लिए पूरी मेहनत से काम किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में पहली बार पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की है। पुलिस कमिश्नर बने हैं लखनऊ के सुजीत पांडे जी। सर, इसको कैसे देख रहे हैं, कितनी बड़ी चुनौती रहेगी? ये एक बड़ी चुनौती है एंड आई एम हैप्पी कि आई हैव बीन चोजन फॉर दिस एंड आई कैन अश्योर यू कि इसमें हम इस दायित्व को बहुत बखूबी निभाएंगे और बहुत ईमानदारी से निभाएंगे। सर, अक्सर ये कहा जाता है कि पुलिस कमिश्नर लागू होगा, लेकिन अब हो गया है। ऐसे में खास तौर से जो डीएम का जो अधिकार होता है वो अब पुलिस कमिश्नर के पास रहेगा, तो अधिकारों को लेकर कभी कोई कुछ बातचीत नहीं? हम सब पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं, सहयोगी होते हैं एंड कोई कन्फ्लिक्ट होता ही नहीं है, किसी का पावर कुछ नहीं होता है एंड वी आर ऑल पार्ट ऑफ द सेम गवर्नमेंट, पार्ट ऑफ द सिस्टम टू इम्प्रूव द सिस्टम एंड इट विल वर्क लाइक दैट। सर, टीम को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जो आपके जो नीचे टीम काम करी कैसे? आज मेरी मीटिंग हुई थी पहली बार एंड द
what I have tried to impress upon them that it is a big responsibility. हमें बहुत मेहनत करनी है, हमें यह इंश्योर करना है कि जितना अच्छा सिस्टम हमने अभी तक बिल्डअप किया है इसको थोड़ा और इम्प्रूव कर ले जाए। तो सुजीत पांडे हैं जो लखनऊ में पुलिस कमिश्नर के तौर पर तैनात किए गए हैं और इनका कहना है कि हम बेहतर काम करेंगे जिससे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रह सके। कैमरामैन देशा साथ विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, लखनऊ। और मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने ओमान के सुल्तान हैसम बिन तारिक अल सईद से मुलाकात की। वजीर मौसूफ ने अनजानी सुल्तान काबूस की वफात पर सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, वजीर आजम नरेंद्र मोदी और हिंदुस्तानी अवाम की जानिब से इजहार ताज़ियत की। इस मौके पर अक़लियती उमूर के वजीर ने सदर जमहूरिया और वजीर आजम का ताज़ियाती पैगाम भी सुल्तान हैसम बिन तारिक अल सईद को सौंपा। वाज़ेह हो कि सुल्तान काबूस के इंतकाल की खबर सुनते ही वजीर आजम मोदी ने ट्वीट करके अनजानी सुल्तान की रहलत पर गहरे रंज व गम का इजहार करते हुए मरहूम को हिंदुस्तान का बेहद मुखलिस दोस्त बताया।